हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं के एन साहनी। आज हम लोग फिर एक मैथमेटिक्स में नए वीडियो पे चलेंगे। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में देखने जा रहे हैं, एक न्यू टॉपिक है मैट्रिक्स का, जिसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के नाम, यानी कि किसी मैट्रिक्स या किसी आव्यूह का हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है क्या दोस्तों। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए चलिए मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहले ध्यान रखिएगा कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम है, और जो बी है ये भी एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। तो ए और बी अगर दो आव्यूह हैं, और मान लीजिए कि अगर ए बी और बी ए आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर अगर आई आ जाए, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। या हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। हाँ, ये भी हो सकता है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो सिंपली फिर से सुनेंगे, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, एंड इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू identity matrix I, then A and B both are called the inverse matrix to each other। यानी कि A और B दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हम जैसे कि A का इनवर्स हम कहेंगे इनवर्स ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू B, या B का इनवर्स A हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और इस कंडीशन में तब हम कह सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। ठीक है दोस्तों, ये लिखा जा सकता है। इसी तरह B इनवर्स B इज इक्वल टू I। समझ गए दोस्तों। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे क्या, यदि A और B समान क्रम के दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB बराबर BA बराबर I हो जाए, तो A एवं B दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जब दो आव्यूहों का गुणा करने पर उत्तर इकाई आव्यूह आ जाए तो समझ जाइए कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इनवर्स है। अब जैसे ए का और कभी भी अगर ए और ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करिए, चाहे ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आई आ जाएगा। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ऐसे आ सकता है, या ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए आई, या इसको हम ऐसे भी किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। समझ गए दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल शॉर्ट में जरा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 3 2 1 3 है। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरा आव्यूह b हमने ले लिया, 3 -2 -1 3। अब जल्दी से देखो, अगर ए बी आप फाइंड कर लो, ए बी देखो क्या मिलता है। तो ए बी एंड 3 2 1 3 मल्टीप्लाई करो, 3 -2 -3 3। दोस्तों आप मल्टीप्लाई जरा कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2 माइनस में आएगा। फिर इसका इसमें करोगे, 3 2 जा -6, 3 3 जा 9। ठीक है दोस्तों, फिर इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करोगे, 3 1 जा 3 -3, फिर इसका इसमें करोगे तो -2 और +9। ओके, आओ देखा जाए क्या मिलता है। तो 9 - 2 दोस्तों क्या मिल गया, 7, और ये
3213 3 minus 2 minus 1 3। तो इसका इसमें 3 3 जा 9 minus 2, फिर इसका इसमें करोगे 3 minus 2 इतना आ गया। चलो ठीक है, ये -3 आ गया और ये हो जाएगा 0, और ये दोस्तों क्या हो रहा है, ये भी हो गया 7। ठीक, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये नॉट इज इक्वल टू आई आ रहा है ना, आई नहीं आया ना, तो हम ये कह सकते हैं देन बी इज नॉट इनवर्स ऑफ ए। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का इनवर्स नहीं है, क्योंकि मिला ही नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आई आना चाहिए, वो नहीं मिला, इसका मतलब इसका ये इनवर्स ना तो इसका इनवर्स ना तो ये इसका इनवर्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसी एग्जांपल को हम और जरा सा चेंज कर दें कुछ ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 2 1 3 कर दिया जाए और यहाँ पे 2 2 -3 -1 कर दिया जाए। अब जरा जल्दी से देखो ए बी क्या मिलता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, लिख लो पहले 2 3 1 2, और ये 2 -3 -1 2। अब दोस्तों 2 2 जा 4 और ये -3 आ जाएगा, फिर इसका इसमें करोगे 3 2 जा -6 और ये +6 हो गया, फिर इसका इसमें करो 1 2 जा 2 -2, फिर इसका इसमें करो -3 +4। जल्दी से चेक करो, देखो यहाँ 1 0 0 1 आई आ गया ना, आई आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का इनवर्स है। आप बी आई भी निकाल सकते हो। सिमिलरली बी ए इज इक्वल टू ऑल्सो आई, और इसलिए हम कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। तब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। समझ गए दोस्तों? तो ये तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने समझा दिया दोस्तों, लेकिन इसके नीचे जब नोट्स में यहाँ तक आओगे एक नोट नीचे जरूर आप लिखोगे, बहुत अच्छा नोट है। क्या नोट में आपको यह लिखना है कि अगर ये रेक्टेंगुलर, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ए बी बी ए होना चाहिए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मल्टीप्लिकेबल हो। इसलिए नोट में लिखेंगे आयताकार आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता। जब भी होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वो नोट में आप जरूर डालेंगे नोट करते समय। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बात हुई अभी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपने जाना। और अब हम लोग दोस्तों चलते हैं जल्दी से, कुछ इस पे थ्योरम है, बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं। थ्योरम फर्स्ट में ये दोस्तों कि इफ ए एंड बी ऐसे कर लो कि द इनवर्स ऑफ ए if it exists is unique। ये बहुत थ्योरम समझ लीजिए दोस्तों, ये हिंदी मीडियम में स्टूडेंट लिखेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह का, यानी कि इनवर्स ऑफ ए का मतलब इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट है तब उस केस में ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इस प्रमेय को ऐसे लिखेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है,
किसी वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब सिंगल होता है, किसी एक आव्यूह का व्युत्क्रम एक ही हो सकता है, दो नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक आव्यूह का जो व्युत्क्रम निकालोगे तो केवल एक ही होता है, दो नहीं हो सकता। इसका जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं दोस्तों। प्रूफ में क्या करोगे, चलो मान लेते हैं कि लेट बी एंड सी आर B and C are two inverse of a matrix A। मतलब इसमें माना गया है कि, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी सुनते रहेंगे ध्यान से, माना B और C किसी आव्यूह A का दो व्युत्क्रम है। प्रमेय यह है कि एक आव्यूह का व्युत्क्रम एक ही हो सकता है, दो नहीं होता, लेकिन हम इसको विरोधाभासी लेके चल रहे हैं। मान लिया जाए कि B और C दोनों A का व्युत्क्रम है। हिंदी में मीडियम स्टूडेंट सुनेंगे ध्यान से, माना B और C दोनों A का व्युत्क्रम है। चलो अच्छा, B A का व्युत्क्रम है, B इज इनवर्स ऑफ A, देन अगर B A का इनवर्स है तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, ठीक है। अब सेकेंड केस में लेट C इज आल्सो इनवर्स ऑफ A, देन AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। अगर C भी इसका इनवर्स हुआ तो AC बराबर CA इज इक्वल टू I है। अब अगर हम ये प्रूफ केवल कर दें कि B और C दोनों अलग नहीं है, कही है, तो टू प्रूव दैट B इज इक्वल टू C, हम ये सिद्ध कर दें कि B और C अलग नहीं है, कही है, तो बात हमारी बन जाएगी ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए करोगे क्या, चलो मान लेते हैं। अच्छा ये देखो कि अगर B है तो B को आप BI लिख सकते हो क्या। कोई भी आव्यूह है तो उसमें I का मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर का I मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। किसी आव्यूह के बगल में उसके इकाई आव्यूह का गुणा कर सकते हो। दोस्तों इकाई आव्यूह बिल्कुल वैसे ही है, जैसे 5 लिखते हो, 5 लिखो, चाहे 5 into 1 लिखो, होता है ना, या इसी को 1 into 5 लिखो तो 5 होता है ना। तो बिल्कुल वही चीज है, वहां पे अंकों के लिए हम एकक सदिश एक इकाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आव्यूहों के लिए इकाई का काम I करता है, जो इकाई आव्यूह इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू BI लिखा जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या कहा कि माना B और C दोनों A का अगर व्युत्क्रम है तो AB BA बराबर I भी लिखा जा सकता है, AC CA बराबर I लिखा जा सकता है, लेकिन हम ये केवल सिद्ध कर दें कि B और C अलग नहीं बल्कि एक ही है, तो हमारी बात बन जाएगी। तो करने के लिए B को BI लिखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों I के जगह अगर हम चाहें यहाँ पे AC लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि AC CA बराबर I है ना। अच्छा, और फिर इसी के आगे अब B A ले लिया जाए, C को अलग कर दिया जाए, लेकिन BA को फिर आप क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो। IC तो बराबर फिर लास्ट में क्या हो गया, C, तो इसका मतलब हो गया B बराबर C हो गया ना, यानी अलग नहीं है दोनों। अब कहोगे सर पता नहीं क्या 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 लिख दिए, भाई बाय रूल में चल रहा हूं। अभी भी आप देखे हो कि किसी आव्यूह में I का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन I का मान आपने AC माना है, अगर ये दोनों सत्य है तो दोनों का यूज कर सकते हैं ना। और जब मैंने किया तो हमें ये पता चला कि B और C अलग नहीं बल्कि एक ही है, तो बस सही रूल का प्रयोग करना है। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा अभी, लेकिन पीछे जो रूल बताएगा बिल्कुल एक एक चीज सावधानी से आप रिसीव करते हुए चले जाओगे, ठीक है ना। तो इतना आते ही लास्ट में लिखोगे कि अतः किसी आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अतः किसी आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे हैंस द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है दोस्तों। इसी में एक अनदर थ्योरम दोस्तों हम देखेंगे अभी तुरंत, एक और थ्योरम है, और वो थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं वो क्या है।
थ्योरम 2, इसमें दोस्तों यह है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, एंड बोथ आर इनवर्टिबल, देन जो ए बी का इनवर्स होता है उसको हम बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यदि ए और बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हैं और दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, यानी कि दोनों का व्युत्क्रम निकाला जा सकता हो, तो जो ए बी का इनवर्स होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है, न कि यानी कि जैसे ए बी का इनवर्स लिखना हो तो आप इसको ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं लिखोगे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बात समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके पहले वीडियो में एक जगह मैंने बताया है कि ए बी का जो डैश होता है वो भी बी डैश ए डैश लिखा जाता है, याद है ना? बिल्कुल उसी पे है, लेकिन ये इनवर्स पे आधारित है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ये तो थ्योरम मैंने लिख दिया दोस्तों, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ आइए देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, इसी थ्योरम को मैंने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए, इसलिए बी अलर्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये देखो ध्यान से कि हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, इसको आई लिख सकते हो। बहुत ध्यान से देखो भाई, किसी भी, जैसे कि ये ए बी है, बगल में उसका इनवर्स है, तो उसको आई लिखा जा सकता है। अभी भी जैसे मैंने बताया था थ्योरम, क्योंकि ए इनवर्स को हम आई लिख सकते हैं, याद है ना? किसी अवयव का इनवर्स अगर बगल में बैठा है तो उसको आई लिखा जा सकता है, तो उसी का मैंने यूज कर दिया। ए बी इंटू ए बी इनवर्स लिखोगे तो उसको आई लिखा जा सकता है। इसके बाद अब एक काम करो कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए इनवर्स फिर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। आगे यहां लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब जरा फिर से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स ए एक में कर दिया जाए और बी अलग कर दिया जाए, और यहां अभी इसको रखे रहिए ए बी का इनवर्स। लेकिन ए इनवर्स ए को तो ए इनवर्स फिर ए इनवर्स आई को फिर ए इनवर्स लिखा जा सकता है ना? इसको देखो, क्योंकि ए इनवर्स हो चाहे ए इनवर्स ए हो, उसको आई लिखा जा सकता है, तो ए इनवर्स आई को केवल ए इनवर्स लिखा जा सकता है। लेकिन फिर देखो, ए इनवर्स ए को आई लिख सकते हो, आई बी ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। यहाँ पे चूंकि लिखोगे ए इनवर्स ए बराबर आई, वही बार बार यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ए इनवर्स आई को मैंने ए इनवर्स लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में इनवर्स से गुणा करने पे। तो यहाँ तक तो ठीक है, पहुंच गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखो आई बी लिखा हुआ है ना, अगर आई बी को हम केवल बी लिखें तो क्या दिक्कत है? फिर यहां लिखो चूंकि आई बी इज इक्वल टू बी, आई का गुणा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई बी को हम बी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर एक लाइन लिखेंगे, फिर लिखोगे कि दोनों पक्षों में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे, और पूर्व मल्टीप्लाई ही करना है, बाद में नहीं करना, पहले ही। यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स बी, और ये यहाँ पे ऊपर है ये इनवर्स दोस्तों। दोनों साइड में बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिखोगे आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी इनवर्स। लेकिन अब देखो बी इनवर्स बी को फिर से आई लिख सकते हो आप,
और ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ बी इनवर्स बी को आई लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अच्छा देखो, ये किसी कोई भी एलिमेंट बगल में अगर आई लिखा हुआ है तो बिना आई के भी इसको लिख सकते हो। तो इसको अभी हम लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज योर थ्योरम। आई बगल में लगा हुआ है तो जैसे आई ए बी का इनवर्स बराबर, फिर ए बी का इनवर्स लिख सकते हो, आई हट गया आराम से, तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इट्स योर प्रूफ। सब बाय रूल चला हुआ और इसको अच्छे से याद करना है। तो उस समय फिर बोल रहा हूँ, उसको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। तो ये दो थ्योरम मैंने बता दिए, इसको आप प्रूफ जरूर ट्रायल कर लीजिएगा। चलिए अब दोस्तों, ये जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, इस पर हम लोग कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑन अ मैट्रिक्स, हिंदी में दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। देखो दोस्तों, आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं एलिमेंट्री प्रोसेस में हम देखेंगे है क्या, कि कोई भी आव्यूह हमारे पास है तो किसी आव्यूह के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसके साथ क्या क्या नियम मान्य होते हैं, हम वो जानेंगे। और इसी को हम प्रारंभिक संक्रिया बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स। कोई भी आव्यूह हमारे पास है, देखो दोस्तों, उसको हम लोग जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो 3 प्रकार का ऑपरेशन होता है। वैसे कुल 6 प्रकार का होता है, मतलब कि 3 ऑपरेशंस ऑन रो वाइज और 3 ऑपरेशन ऑन कॉलम वाइज। यानी कि 3 संक्रिया पंक्तियों पर लागू होता है और 3 संक्रिया स्तंभों पर लागू होता है, ठीक है। हम इन 6 संक्रियाओं को बारी बारी से बताने जा रहे हैं। पहली संक्रिया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि पहली संक्रिया यह है कि हम किसी भी आव्यूह में एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति में या एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ में परस्पर विनिमय कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से, पहले नंबर पे क्या, कि हम किसी भी आव्यूह के एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से अथवा एक स्तंभ का दूसरे स्तंभ से परस्पर विनिमय कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को क्या लिखेंगे कि we can be operate the mutual interchange of one row to other row अथवा or one column to another column. Okay, listen again, we transform one row to any other rows or any one column to any other column। लिखने के बाद बस एक जल्दी से देखो करोगे क्या। जैसे सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ एक आव्यूह है, यहाँ पे
234139। ठीक है। आप अगर मान लो इसको हम क्या बोलेंगे, R1, इसको बोलेंगे R2, इसको C1, C2, C3। ठीक है ना। आप जब लिखोगे यहाँ पे कि R1 इंटरचेंज टू R2, ये इंटरचेंज मतलब म्यूचुअल इंटरचेंज होता है, तो इसको क्या लिखोगे, ये रो आपस में बदल, इसको 3/3 का ले लो, बल्कि -234 या 54 कर दो। ठीक है, ये R3 हो जाएगा 3/3। तो R1 और R2 का आपस में इंटरचेंज कर लिखने का तरीका देखो, R1 चेंजेस टू R2 एंड R2 चेंजेस R1, म्यूचुअल इंटरचेंज। तो इसको क्या लिखोगे, ये 132 इसके जगह पे आ जाएगा 139, और ये 234 अपने, लेकिन ये बाकी जो है ये अपने जगह एज इट इज बना रहेगा। हो गया ऑपरेशन। लेकिन अब फिर से आप करना चाहते हो कि C2 चेंजेस C3 एंड C3 चेंजेस C2। अब इसको क्या लिखोगे, देखो C2 और C3 इसका आपस में, आप C1 C3 भी चाहो तो कर सकते हो, C1 का C3 से, तो C2 छोड़ देना, तो ये 944 पहले आ जाएगा यहाँ पे, और ये बाद में लास्ट में जाएगा, ये बीच वाला एज इट इज बना रहेगा, और ये हो जाएगा 122। दोस्तों ये बदल जाएगा। तो इसको हम लोग बाय रूल जानते हैं कि RI चेंजेस टू RJ एंड RJ चेंजेस टू RI। मतलब एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से आपस में अदला बदली किया जा सकता है, आव्यूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों याद होगा कि आव्यूह हम किसके लिए यूज करते थे, समीकरण को हल करने के लिए, ऊपर समीकरण। तो समीकरण को, कोई समीकरण पहले लिखो चाहे बाद में ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, समीकरण है वो। तो समीकरण को ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसके रो को इधर उधर करो चाहे कॉलम को इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये पहली प्रक्रिया याद रखिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं इसी विधि से हम लोग ये इन्वर्स निकालेंगे, जो कि थोड़ा टेढ़ा काम है। अगर रूल को पकड़ने में जरा से भी आप ट्रबल में होगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से देखो ये ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हो आप। ये मैंने पहला ऑपरेशन बताया आपको। ठीक है दोस्तों, अब चलो दूसरे ऑपरेशन में, सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन दोस्तों ये कह रहा है कि हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम के सभी सदस्यों में समान राशि से गुणा कर सकते हैं, समान राशि से गुणा कर सकते हैं। यानी कि हम चाहें तो RI को चेंज करके KRI कर सकते हैं। यानी जैसे आईवा रो है तो उसके सभी अवयव में K से गुणा कर दें तो KRI बन जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसी प्रकार से CJ है, उसमें हम P से मल्टीप्लाई कर दें, अब वो CJ रहेगा लेकिन बस P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट K नॉट इज इक्वल टू 0, P नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी अदिश से आप गुणा कर सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि we have to multiplied any scalar quantity except than 0 in all the element of rows अथवा और all the element of columns, then the value of matrix does not change। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी पंक्ति के सभी अवयवों में अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों में समान अदिश से गुणा करने पर आव्यूह अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जल्दी से एक एग्जांपल देख लो। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5। अब इसमें क्या करो कि जो R2 है इसको चेंज करके 3R2 में लिख दे रहा हूं। R2 चेंजेस 3R2, तो क्या होगा, ये R2 यहाँ है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 3 तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों मैट्रिक्स सेम रहेंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस ये तो समान राशि का सभी अवयव में गुणा करना, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? ये दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों। और अब हम चलते हैं एक तीसरी प्रॉपर्टी की ओर।
थर्ड प्रॉपर्टी ये और ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि किसी एक पंक्ति में दूसरे पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। बात मेरी सुने, किसी भी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पंक्ति है, इसके अवयव में आर आई में हम प्लस के आर आई कर सकते हैं। आर आई चेंज हो जाएगा, आर आई प्लस के आर जे, कोई नया एलिमेंट, ठीक है। मतलब आयवी पंक्ति बदल गई है कि आर आई में के आर जे को मैंने जोड़ दिया है। यानी एक पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति में गुणा करके अधिक का उसको फिर जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ये योग अथवा अंतर दोनों के लिए वैलिड होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब अभी ये थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस माइनस पी सी जे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। आओ देखते हैं, करते बताते हैं आपको। चलो सपोज करो कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 माइनस 3 और 4। थोड़ा छोटा ले रहे हैं समझाने के लिए, बाकी हम बताएंगे आपको। अच्छा, अब ये देखो कि इसको 3/3 का कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स है दोस्तों। अच्छा, अब ये देखो पीछे का दो ऑपरेशन आप समझ लिए। तीसरा ऑपरेशन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो ये R1 है हमारे पास, R1 में R3 को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपने जगह से गायब हो जाए, ये अपने जगह बना रहेगा। जोड़ने का तरीका समझ लीजिए कि कैसे किया जाएगा। हम लिखने जा रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 चेंजेज R1 प्लस R3, इसका मतलब जानिए कि अब इसको मैं लिखने जा रहा हूं, R1 में R3 को जोड़ दोगे तो ये 2 1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 माइनस 3 9 6। लेकिन बाकी दोस्तों जो भी जैसे है सब अपने जगह कायम रहेगा। समझ में आ गया। इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, R1 चेंजेज R1 प्लस 3R3। इसका मतलब जरा देखो, R1 प्लस 3R3, इसका मतलब जरा जानते हैं। हम इसमें करने के बाद इसी पे ऑपरेट, इसी के बाद करेंगे। R1 में, इस R1 में 3R3 का को जोड़ने जा रहे हैं, जरा देखो। तो ये पहले 3 है, यहाँ पे पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, अब इसमें जोड़ो तो 3 3 6 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 3 का 18, 18 और 9 27 हो जाएगा। फिर इसमें 3 का गुणा करो, 9 3 27, और फिर 27 में 6 जोड़ो 33 हो जाएगा। हो गया ना। मतलब कि R1 चेंजेज R1 प्लस 3R3। तो R1 पहले इसमें 3 से गुणा करके डायरेक्ट इसमें फिर जोड़ेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप लिखे हो सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसी के बाद कोई कहे कि हम C1 चेंज करना चाहते हैं या C2 को चेंज करना चाहते हैं, C2 चेंज करना चाहते हैं C2 माइनस C3 से, C2 में से C3 को घटाना है, आप कर सकते हो। ये एज इट इज रहेगा। इसमें से ये घटाओ कितना हो जाएगा दोस्तों, -6 आएगा। इसमें से एक -1 आएगा, इसमें से घटाओ -3 आएगा। लेकिन ये दोस्तों एज इट इज पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा तीसरा ऑपरेशन था, जो कि बड़ा यूजफुल ऑपरेशन है, इसको आप यूज कर सकते हो। अब ये तीनों ऑपरेशंस को याद रखना, क्या क्या मैंने समझाया है,
अब इसी की सहायता से हम ये प्रोसेस निकालेंगे कि हम किसी आव्यूह का इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब कैसे ज्ञात करें? प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए रूल क्या है जरा समझिए ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले रूल 1, किसी भी आव्यूह को दे करके पूछेगा कि इसका प्रारंभिक संक्रिया विधि द्वारा आप निकालिए। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, रूल 1 है कि जब भी किसी आव्यूह में कोई ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो केवल रो का करना है तो केवल रो में करोगे, कॉलम का करना है तो केवल कॉलम का करना है। क्या कि अप्लाई ओनली रो और ओनली कॉलम वंस। यानी एक बार में या तो केवल रो प्रक्रिया अपनाइए या तो केवल कॉलम प्रक्रिया अपनाइए। दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ लेकर के आप नहीं जान सकते। समझ गए? दोनों प्रक्रियाओं को आप अलग एक ही क्वेश्चन में दोनों प्रक्रिया को अप्लाई नहीं करते। एक बार में कॉलम करना है तो केवल कॉलम ही करना है और रो करना है तो केवल रो को ही करना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में रो का भी ऑपरेशन कर दो, कॉलम का भी ऑपरेशन कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए रूल नंबर 2 में जरा आओ। सबसे पहले इफ फॉर रो ऑपरेशन, फॉर रो ऑपरेशन, अगर केवल रो ऑपरेशन में जाना है तो आप जिसको निकालना है सबसे पहला काम क्या करोगे? कंसीडर करोगे लेट ए इज इक्वल टू आई ए। ये मानोगे आप, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ए बराबर आई ए मानना है अगर रो ऑपरेशन करना है तो। रो का मतलब कि पंक्ति प्रक्रिया। आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया विधि। पंक्ति बोल देगा कि पंक्ति संक्रिया विधि, तो जैसे बोलेगा पंक्ति संक्रिया विधि तो आपको केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करना, कॉलम ऑपरेशन नहीं अप्लाई करोगे। समझ गए? चलो जल्दी चलते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए मैंने बोल दिया, तो ए का मान आई ए लिखना है आपको प्रारंभिक रो ऑपरेशन में। इसके बाद क्या करना है कि इस ए को और इस आई को तो लेके चलोगे, लेकिन ये जैसे बढ़ रहा वैसे ही बढ़ते रहेगा। जैसे मान लो अभी आपको थोड़ा दिक्कत होगी, जब एग्जाम्पल बताएंगे पूरी बात फिर से रिबाउंड करके चेक कर लेना। ए इज इक्वल टू आई ए मैंने बता दिया। अच्छा अब चलते हैं कि ऑपरेट रो ऑपरेशन इनटू एलएचएस ए। जो एलएचएस वाला ए है उसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे और सेम प्रक्रिया, सेम ऑपरेशन इनटू आई।
सेम ऑपरेशन आई के साथ करोगे लेकिन ए को छोड़ के रखोगे। ठीक है, ये पूरा। अब इस विधि में अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखना तो क्या करोगे कि पंक्ति संक्रिया विधि के लिए क्या करोगे, दिए गए आव्यूह को आई मानो। अब इस ए को ऐसा कुछ करो जिससे कि ये आई में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि लिखे ऑपरेट रो ऑपरेशंस इनटू एलएचएस ए, इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करोगे और सेम ऑपरेशन इनटू आई में भी अप्लाई करोगे। ऐसा इसलिए कि ए वाला ए जो है आई में बदल जाए, दोनों के साथ ऑपरेट करना, ए वाला ए जो है आई में बदल जाए, यानी कि ए कन्वर्टेड टू आई, ये वाला ए। और अगर जैसे ही ये वाला आई में बदलेगा तो ये वाला जो आई है ये बदल जाएगा दोस्तों ए इनवर्स में। यही आंसर होगा आपका। अभी आप घबराइए नहीं, अब ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, जब तक बताएंगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होता है। बस अभी आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ ना समझ में आए थोड़ा सा पैसेंस रखो। अभी इसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक ना, मैंने कहा कि इस ए के साथ और आई के साथ ही आप व्यवहार करोगे, इस ए को चुपचाप छोड़ के रखोगे। लेकिन क्या व्यवहार करना है, इसमें ऐसा कुछ गुणा भाग करो जिससे ए बदल जाए आई में, और अगर ये वाला ए आई में बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला आई जो है ए इनवर्स में बदल जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल यही प्रक्रिया थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अगर यहां फॉर कॉलम ऑपरेशन में कर दूं कॉलम, तो कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है कि ए को ए आई मानना है, बस अंतर ये है। ये कॉलम ऑपरेशन के लिए है। अब इस वाले ए को लेके करोगे, इस वाले ए को छोड़े रखोगे, और जब ये वाला आई फिर ए इनवर्स में बदल जाएगा तब फिर ए इनवर्स मिल जाएगा आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप हो गई। यही जैसे कि आप रो के लिए समझा था मैंने, कॉलम के लिए बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। लेकिन एक तीसरा ऑपरेशन है दोस्तों, ये एक रिमार्क है, एक प्रकार से नोट इसको करके लिखोगे इसको, क्या कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कुल करते करते आपको देखोगे कि इधर वाला ए जो है इसका कोई एक रो या पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो गए। जैसे इस टाइप का मान लो कि कुछ यहाँ ऐसे रहेगा, लेकिन ये सब 0 0 हो जाए, तो समझ जाना कि ए इनवर्स संभव नहीं है, यानी कि तब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो आप। ये कभी कभी मिल सकता है, अगर ऑपरेट करते करते चले जा रहे हो लेकिन बन नहीं रहा है, अंत में हुआ ये कि इसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सभी अवयव अगर 0 0 मिल गए, तब इसके इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी ये इनवर्स फाइंडेबल नहीं होता। समझ गए? तो ये 3 रूल्स हैं ऑपरेट करने के लिए। और अब दोस्तों अभी ये जो तीनों रूल बताए हैं थोड़ा अटपटा लगेगा, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। और उस एक एग्जाम्पल पे पूरा दारोमदार टिका हुआ, जितना अभी आप पढ़े हो सब कुछ आपका दारोमदार टिका हुआ इस एक एग्जाम्पल को समझने में। आप अपनी एनर्जी पूरी लगा दीजिए इस एक एग्जाम्पल को समझने में, देखो क्या समझ में आता है, कितना समझ में आता है दोस्तों। और मैं फिर बोल रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 1-2 दिन लग सकता है इसको समझते समझते, और थोड़ा टाइम पास हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन जब दिमाग में घुसेगा तो बिल्कुल तेजी से लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए पेशेंस रखिए थोड़ा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए इनवर्स where A is equal to 2 -3 -1 2। फाइंड A इनवर्स where A is equal to इतना बाय रो ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से आपको निकालना है। अब इसी को कह सकता था कॉलम ऑपरेशन से निकालिए, तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें पहले दे दिया कि कॉलम ऑपरेशन से इसको रो ऑपरेशन वाइज निकालिए। देखिए क्या क्या करना, यानी कि पंक्ति संक्रिया विधि से इसका अगर ए का मान इतना है तो आप ए इनवर्स निकालिए, क्या होगा, पंक्ति संक्रिया का यूज करना है दोस्तों। तो क्या करोगे आप, जरा रूल पे बिल्कुल टिक जाओ, यहाँ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। सबसे पहला कदम क्या उठाना है,
पंक्ति संक्रिया विधि का प्रयोग होगा तो लिखोगे A इज इक्वल टू आई ए, बताया था अभी, इसके पहले रूल दे चेक करो। A इज इक्वल टू आई ए मानने के बाद अब क्या करोगे, बहुत ध्यान देना यहाँ पे लिखते समय, इस वाले A के जगह पे तो ये आप लिख दो पहले जो दिया हुआ है, तो 2 - 3 - 1 2 हो गया। इस I का मान भी भर दो 1 0 0 1, सेम उसी क्रम का लेना है, और इस A को आप टच नहीं करोगे। इतने लाइनें आप याद करके रखोगे अच्छे से। और अब शुरू हो जाओ यहां से, आपको अपना दिमाग बिल्कुल इस पे गड़ाना है, इसको I बनाना है, लेकिन जो काम इधर करोगे वही काम इसके साथ भी करना है, बिल्कुल सेम ऑपरेशन। जो ऑपरेशन इसके साथ आप करोगे वही ऑपरेशन इसके साथ भी करना है। चलो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला कदम देखो करते क्या है कि हम लोग कहीं कॉर्नर, जैसे कि होना क्या चाहिए, यहाँ 1 1 होना चाहिए, यहाँ 0 0 होना चाहिए, कुछ ऐसा ही उपाय आपको दिखाना है, ठीक ना। तो चलो कोई एक कॉर्नर पकड़ते हैं, तो इसमें हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करना, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो करेंगे क्या, इसमें अगर इसको जोड़ोगे तो 2 में से 1 चला जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 मिल गया। और इसमें इसको जोड़ दोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो बाद में फिर देखा जाएगा, 1 1 मिल गया ना। बस यहाँ 1 1 और यहाँ 0 0 कैसे वो बनाना है, तो हम लिखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यानी R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 में R2 को मैं जोड़ दे रहा हूं। लिखने के बाद ये ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे आप, क्या 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, घट रहा है तो 1 आ जाएगा। और लेकिन इस -3 में 2 को जोड़ो तो यहाँ -1 आ जाएगा दोस्तों। और लेकिन ये एज इट इज अपने जगह पे कायम रहेगा, ध्यान देखिएगा, क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 को चेंज आपने किया है, तो R2 अपने जगह पे, R2 जुड़ भी गया लेकिन अपने जगह पे बना रहेगा ये। लेकिन यही काम आपको इसमें भी करना है, जो काम आप इसमें किए हो। देखो R1 में R2 जोड़ोगे तो ये 1 में 0 जोड़ोगे 1, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, लेकिन ये 0 1 अपने जगह पे कायम रहेगा। ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अब फिर से एक काम ये किया जाए, अब इसको भी अगर 1 बनाना हो तब क्या करोगे, लेकिन 0 बनाने का भी कोशिश करना, ये 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो एक काम हमें ये सूझ रहा है, देखो कि अगर अब R2 में R1 जोड़ोगे, ध्यान रखना R2 में R1 जोड़ोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसमें ये जोड़ोगे तो ये 1 हो जाएगा। कुछ फायदा हो रहा है ना, लिखने जा रहे हैं R2 चेंजेज R2 प्लस R1। अब देखो R1 अपने जगह पे कायम रहेगा तब, क्योंकि R2 चेंज कर रहे हो, R2 में R1 जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये 2 में ऋण 1 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यही काम आपको इधर भी करना है, भूलना नहीं है। 1 1 ये रहेगा, R2 में R1 जोड़ोगे, 0 में 1 जोड़ोगे 1, और 1 में 1 जोड़ोगे 2, तो ये दोस्तों ये अपने जगह पे कायम रहेगा। हमारा काम दोस्तों बन चुका है, लेकिन समस्या हमारे पास यहाँ पे 0 केवल बनाना है। वो बनेगा कैसे, कैसे बनेगा 0, तब देखो चलते हैं, एक काम कर लिया जाए। अगर लेकिन रो ऑपरेशन ही हमको अप्लाई करना है, और यहाँ पे हमें 1 बनाना, 0 बनाना है। R1 में R2 जोड़ने से काम बन रहा है, 1 में जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें जोड़ो, हाँ हो जाएगा काम, दिख रहा है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। फिर से देखो अब क्या फायदा हुआ इससे, R2 नहीं चेंज हो रहा, इसलिए ये अपने जगह पे काम रहेगा। लेकिन अब R1 में R2 जोड़ोगे तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, अब -1 में 1 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। दोस्तों काम बन गया, और यही काम लेकिन इधर भी करना है। तो 1 में 1 जोड़ोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 में 2 जोड़ोगे 3 है, लेकिन ये 1 2 अपने जगह पे कायम रहेगा दोस्तों, ये आ गया। और इस लाइन के जस्ट बाद देखो, अब ये देखो 1 1 1 0 0 1, यानी कि ये I आ गया ना, ये क्या हो गया I। तो इसका मतलब अगर ये I आ गया तो I बराबर यहाँ पे कुछ भी है। अच्छा अब ये बताओ कि इन दोनों का गुणा करने पर अगर I आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिख रहा है ये A का इनवर्स है, तभी ना ऐसा हुआ। अब लास्ट में लिख सकते हो, इसलिए
ए इनवर्स बराबर 2 3 1 2। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये ए इनवर्स मैंने प्राप्त किया है बाय रो ऑपरेशन मेथड से। समझ में आया, ये रो ऑपरेशन मेथड था, पंक्ति संक्रिया विधि। लेकिन आपको यहीं पे दे देगा स्तंभ विधि से निकालने के लिए, तो सारी अब केवल आर आर दिख रहा है, कहीं सी नहीं दिखा है, सब जगह मैंने R1 R2 यही लिखा है बस। लेकिन अगर इसी को दे देता कि कॉलम ऑपरेशन से आप इसको प्रूफ करिए, तब क्या होगा, फिर से मैं निकालने जा रहा हूं यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेकर के दोस्तों आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन से आप कैसे करोगे। अब मैं फिर से मिटा दे रहा हूं इसको। बस यहां पे अगर क्वेश्चन दे दो बाय कॉलम ऑपरेशन, यानी स्तंभ संक्रिया विधि का प्रयोग करके आपको ए इनवर्स निकालना है, तब क्या करोगे। अब फिर क्या करोगे, मानने का तरीका, अब ए बराबर मानोगे ए आई, बताया था इसके पहले, ध्यान दीजिए। पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो आई पहले रहेगा, स्तंभ का प्रयोग करेंगे तो आई बाद में रहेगा। ठीक है, चलिए अब फिर से दोस्तों इस वाले ए को आपको लिख देना है, यानी कि 2 -3 और -1 2, लेकिन ये वाले ए को टच नहीं करेंगे, इस आई को 1 0 0 1, इधर वाले ए को नहीं छूना है। हो गया, अब शुरू हो जाओ। अब इसको स्तंभ का प्रयोग करना है ऐसे ऐसे, तो फिर से वही देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। चलो क्या क्या कर सकते हो, पहले तो हम यहाँ पे 1 1 बनाना है किसी तरह से, ये सब 0 0 बनाना है, कुछ भी मिलता रहे आप करते रहो, देखो क्या हो सकता है। इस C1 में अगर C2 को जोड़ोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा ना, और यहाँ 1 आ जा रहा है, एक तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो C1 चेंजेस C1 प्लस C2, C1 में C2 को जोड़ दिया तो 2 में -3 जोड़ोगे -1, और -1 में 2 जोड़ोगे 1, लेकिन ये दोस्तों अपने जगह पे कायम रहेगा। लेकिन यही काम आप, सॉरी, इस ए को छोड़ दो, यही काम इसके साथ करना है। तो C1 में C2 को जोड़ना है, 1 0 0 0 1 1, और ये 0 1 अपने जगह पे कायम रहेगा। 1 में 0 जोड़ोगे 1, 0 में 1 जोड़ोगे 1 0 1। ठीक है दोस्तों, चलो ये वाला 1 मिल गया। लेकिन अब देखो हमको साफ दिख रहा कि ये 0 बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, अगर सॉरी हाँ, सी का प्रयोग करना है ना हमको, सी का प्रयोग करना है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ हमारे लिए लग रहा है ना, कोई फायदा दिख रहा है, नहीं कोई फायदा नहीं हुआ, हमको 1 बनाना था। अब 2 -1 करेंगे तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो भी बदलेगा, कोई फायदा नहीं हुआ ना, -2 आ जाएगा। चलो इसको 1 तो मैं बना सकता हूँ, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए C1, ठीक है ना, C1 को C1 चेंजेस टू -C1, माइनस या -1 वही बात हुई, -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, लेकिन ये -3 2 का बने रहने दो, और ए यही काम इधर भी कर दो, ये -1 -1 0 1। ठीक है, ए 1 मिल गया हमको। और अब इसको भी 1 बनाया जा सकता है अगर हम C2 में C1 को जोड़ दें, C2 चेंजेस C2 प्लस C1, C2 में C1 जोड़ने जा रहे हैं, तब ये C1 चेंज नहीं होगा दोस्तों। हाँ, -3 में 1 जोड़ोगे अगर तो ये -2 आ जाएगा, 2 में -1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। यही काम इसके साथ भी करना है आपको। C2 बदल रहा है, C1 नहीं बदल रहा है, इसमें जोड़ोगे तो -1, इसमें जोड़ोगे 0 आ जाएगा। हो गया, अच्छा अब देखो ये 1 1 मिल गया हमको, इसको 0 बनाना है ये नहीं, हम तो इसके लिए क्या करोगे,
इसमें अगर इसको जोड़ दें, इसमें अगर इसको जोड़ दें, सॉरी सी इसको 0 बना, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 0 बना देगा, लेकिन इसमें इसको जोड़ने से ये बिगाड़ देगा इसको। -1 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 0 बन जाएगा, इसमें अगर करेंगे तो नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं है, किसी का मल्टीप्लाई किया जाए तब। यहाँ पे -1 चलो एक लिख रहे हैं C2 चेंजेस टू C2 प्लस -2C1, नहीं केवल 2C2। देखो इससे फायदा ये होगा कि C2 मैं यहाँ पे 0 चाह रहा हूं, तो 0 लाने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे 2 होता तो जोड़ देते तो 0 बन जाता, तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जोड़ेंगे, देखो क्या मिलता है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये तो चेंज होगा नहीं दोस्तों, ये 1 - 1 रहेगा, C2 चेंज हो रहा है। तो C2 में C1 जोड़ना, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन वही काम इसमें भी करना है। तो ये -2 आ जाएगा, -2 में 1 जोड़ोगे, -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही काम दोस्तों इधर भी करना है। C1 नहीं बदल रहा है तो -1 रहने दीजिए, लेकिन C2 में 2C1 जोड़ना है तो ये -2 हो जाएगा, और ये जोड़ोगे तो ये -3 आ जाएगा। इसमें भी ये -2 है, जोड़ोगे तो -2 हो गया काम। और अब क्या करेंगे, फिर से हम C1 में C2 को जोड़ दे, देखो काम बन गया ना। C1 में से C2 को घटा देते हैं, C1 चेंजेस C1 माइनस C2, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। C1 माइनस C2, देखो C1 में से C2 घटाओगे ये 1 रहेगा, इसमें से ये घटेगा जब तो 0 हो जाएगा, और ये C2 दोस्तों लेकिन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम C2 में माइनस का गुणा कर देंगे, या तो घटाने के बजाय कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। हमने क्या कहा था, C1 चेंजेस टू C1 में से C2 घटा रहे हैं ना, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, -1 में से -1 जाएगा, 0 आएगा, लेकिन ये अपनी जगह पे बना रहेगा। और इसके बाद C2 में माइनस का मल्टीप्लाई, हाँ चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं, यही काम है। C1 माइनस C2, इसमें से ये घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और ये दोस्तों -3 और -2 अपने जगह पे कायम रहेगा। अब लास्ट में केवल आपको करना है कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, यानी कि क्या, C2 चेंजेज -C2, बस C2 में माइनस का गुणा कर दो, यहाँ 1 0 0 1 आ जाएगा, और यहाँ A हो गया, और यहाँ पे 2, यहाँ पे केवल माइनस का गुणा करना है ना, तो ये 3 1 2 हो गया दोस्तों। तो ये I आ गया ना। अब एक लाइन यहाँ पे लास्ट में देख लो, इधर कहीं इसके जगह मैं लिख रहा हूँ I, और उधर क्या लिखोगे A, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 2 3 1 2, तो इसका मतलब ये तभी आ सकता है जब ये इसका इनवर्स है, और लास्ट में लिखोगे A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2, दिस इज योर आंसर। और दोस्तों यही आंसर पीछे भी आया हुआ था, पंक्ति संक्रिया विधि का प्रयोग मैंने किया था तब भी वही आया हुआ था। अब इस प्रकार से आप अच्छे से चेक कर लेना, और ये तय है कि थोड़ा कठिन प्रक्रिया है दोस्तों। अब अगले वीडियो में आपको 3x3 का मैट्रिक्स कैसे ऑपरेट करोगे वो मैं समझाऊंगा। अभी ये 2x2 का था, अगले वीडियो में 3x3 का लेके समझाऊंगा, वो थोड़ा और कठिन होगा। लेकिन अभी पहले 2x2 पे अपना प्रैक्टिस जमाइए अच्छे से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।